देखिए, मेरा मानना है कि उपचुनावों के जो नतीजे थे वो बीजेपी की हार थे, कांग्रेस की जीत नहीं। विश्वास मानिए, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। टेक्निकली हो सकता है आपको लगे कि ये गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में एक जीतता है, दूसरा हारता है, पर उपचुनावों में गूंज दरअसल हार की ही थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, नतीजों ने कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम किया है और अब कांग्रेस फाइनल अटैक की तैयारी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पीसीसी ऑफिस में आज उपचुनावों के विजेताओं के सम्मान में पहले अभिनंदन हुआ और फिर समन्वय बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया। हालांकि दो दिग्गज इसमें शामिल नहीं हुए, मोहन प्रकाश और सीपी जोशी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता के सेमीफाइनल के बाद अब फाइनल जब आने वाला है, तब तक कांग्रेस एकजुट रह पाएगी या नहीं। क्या आज जनता कांग्रेस को हैप्पी वैलेंटाइंस डे सच में कह भी रही है? इसी पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक के दो मकसद: उपचुनावों में मिली जीत की ऊर्जा को बनाए रखना, बीजेपी को संदेश देना हम एक हैं। बैठक में साथ आए सभी दिग्गज, उपचुनाव के वीरों का किया अभिनंदन। चुनावी मोड में आई कांग्रेस, कितनी सफल रहेगी ये रणनीति? क्या फाइनल आने तक रह पाएंगे एकजुट, या पार्टी के अंदर हो जाएगा पायलट वर्सेस गहलोत वर्सेस जोशी? और अब सुनवाते हैं कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक के बाद पीसीसी चीफ ने क्या कुछ कहा। अभी राहुल जी ने गठन किया है प्रदेश में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का, और ये बात पूरी कांग्रेस पार्टी में लोग जानते हैं कि इस उपचुनाव की जीत के बाद अब हम लोगों को दुगनी ताकत, दुगनी मेहनत से और दुगनी विनम्रता से जनता के बीच में जाना है। अभी पांडे साहब की अध्यक्षता में मीटिंग का भी 2 घंटे मीटिंग करी है, और सब लोगों ने अगले 5-6 महीने के लिए जो रूपरेखा है उसको अंतिम अंजाम देने का हम लोगों का मन है। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का प्रत्येक नेता इस जीत के बाद जनता का जो आशीर्वाद का वजन हमारे कंधों पर है, उसको पूरी शिद्दत से निभाना हम लोगों को है। और आज जो तीनों हमारे विजयी उम्मीदवार थे, रघु शर्मा जी, करण सिंह जी और विधाकर साहब, इन सब का स्वागत किया, पूरी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग अगले 5-6 महीने की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ इस बात की उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को एकजुट ना देखकर अपने आप को बड़ा प्रफुल्लित महसूस करा रहे हैं, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। और मैं तो कहता हूं उसको, वो इस भूल में रहे तो अच्छा है हमारे लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल जी के निर्देशानुसार एकजुटता से काम करेगी और अगले कुछ महीनों के अंदर लगातार किसानों युवाओं के बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी। और आज के विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद है उससे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। मेरे साथ मौजूद है शंकर सिंह राजपुरोहित जी, बीजेपी विधायक हैं। साथ ही राकेश पारीक जी, जो कि सदस्य हैं समन्वय समिति कांग्रेस के, और आज तो काफी चर्चाओं में रही है इनकी बैठक। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी। आप तीनों का स्वागत है ईटीवी पर। ओम सैनी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। मोटे तौर पर देखें तो सचिन पायलट ने चुनाव नहीं लड़ा, न ही भंवर जितेंद्र सिंह ने लड़ा। कहने का मतलब यह है कि मोटे तौर पर के कामराज प्लान तो नजर आ रहा है, बस किसी भी तरह का संदेश स्पष्ट नहीं है। नहीं, संदेश तो बड़ा स्पष्ट है। निश्चित रूप से ये पहला चुनाव है जो मोदी जी के और वसुंधरा जी के, जहाँ पर वसुंधरा जी की उपलब्धियाँ और मोदी जी की जो रणनीति रही अमित शाह के साथ में, उस पर करारी चोट जो गुजरात में लगी, उसके बाद में राजस्थान ने स्थापित कर दिया कि जो प्रॉमिसेस आपने लोगों से किए थे वो फुलफिल नहीं हो रहे। और ऐसी स्थिति में चाहे विपक्ष, जिसे प्रतिपक्ष नहीं सर, ओम सैनी जी, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। दरअसल मेरा जो सवाल था कांग्रेस की जो रणनीति है उसको लेकर, कि के कामराज प्लान जो एक समय कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था, मोटे तौर पर आज की उनकी रणनीति में वही नजर आ रहा है। देखिए, अशोक गहलोत जी पार्टी के लिए काम करेंगे, सचिन पायलट जी फिलहाल पार्टी के लिए काम करेंगे। प्लान तो मोटे तौर पर वही है, बस एक कोई स्पष्ट संकेत कांग्रेस की तरफ से ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि कौन होगा कौन नहीं होगा। पिछली बार तो इंदिरा गांधी का चेहरा था जब वो ये प्लान लागू किया था, समय के साथ आ गया था। नहीं जेपी साहब, ये धारणा मेरा ख्याल है कि बहुत गलत है।
आज की कांग्रेस और पिछली कांग्रेस के साथ में किसी मॉडल की तुलना नहीं की जा सकती। कामराज प्लान वाली बात नहीं। निश्चित रूप से राहुल गांधी के आने के बाद में ये हुआ था कि युवाओं को और अनुभवों के साथ में एक टकराव सा नजर आ रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि युवाओं का और अनुभव का समन्वय बैठता हुआ नजर आया है और समन्वय का सीधा सीधा लाभ इन चुनावों में बड़े स्पष्ट रूप से देखने को मिला। लोग ये समझ रहे हैं कि इन लोगों में जो सत्ता के लिए जो दौड़ है आपस में, जो आंतरिक रूप से उसमें लेकर के शायद कोई टूट हो जाएगी। मुझे नहीं लगता। कांग्रेस इस तरीके से कभी टूटती नहीं है। पिछले सन 52 से लेकर अब तक के सारे जो दृश्य रहे हैं, और राजस्थान में खासतौर से कुंभाराम चौधरी के अलावा मेरा ख्याल है कि कांग्रेस का इस तरह का विभाजन कभी नहीं हुआ। जो बहुत ज्यादा एक मेरा ख्याल है कि मदेरणा साहब और अशोक गहलोत जी के बीच में जो एक तनाव था वो भी कारगर कभी नहीं हुआ और समन्वय रहा इलेक्शन के रिजल्ट आने तक। वैसे ही मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर एक फाइनल कमेंट और मैं आपका लेना चाहूंगा फिलहाल इस मोड़ पर, एक कमेंट और मैं आपका लेना चाहूंगा, हो सके तो छोटा सा बताइए। उपचुनावों के जो नतीजे थे वो कांग्रेस की जीत थे या कांग्रेस की जीत थे या बीजेपी की हार थी? निश्चित रूप से ये कांग्रेस की एकजुटता और साथ साथ में बीजेपी के ऊब का परिणाम था। बीजेपी से जो ऊब हो रही है लोगों को, उसका नतीजा था ये। ठीक है सर। अब राकेश पारीख जी, आज कई बार आप लोगों ने एकजुटता 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 कहा, कोई खास कारण? देखिए, हमने कई बार कहा, ऐसा तो ही नहीं, हम तो खुद मीटिंग में थे। हाँ। ये समन्वय समिति एक प्रक्रिया है। हाँ। राजस्थान की जनता इस कुशासन से उब गई। ठीक। और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी के साथ सहयोग किया। हाँ। और तीनों उपचुनावों में 17 विधानसभाओं में हम जीते। ठीक। अब रहा सवाल, ये जो बातें हैं ये मनगढ़ंत बातें हैं। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गहलोत साहब समन्वय समिति में, सीपी जोशी साहब हैं, मोहन प्रकाश जी हैं। ठीक है। सीपी जोशी साहब नागालैंड गए हुए हैं। हाँ। मोहन प्रकाश जी भी कहीं पहले से प्रोग्राम था, और सारे समन्वय समिति के, मैं खुद भी सदस्य हूँ, सब लोग आए। और ये जो लोग इंतजार कर रहे हैं, भी शंकर सिंह जी की आवाज़ आई है माननीय विधायक महोदय की। ठीक है। ये सिर्फ इसी में इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस लड़े तो हम जीतें, ऐसा कुछ नहीं है। इनके कुशासन की वजह से कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के नहीं, सारे पर मैं ये कह रहा हूं, विभिन्न मंचों पर कांग्रेस के नेता जब बार बार आकर ये कह रहे हैं कि हम एकजुट थे, एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे, क्या मजबूरी है ऐसा बार बार कहना? क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता? मीटिंग ही तो कर रहे हैं, मीटिंगें तो करनी पड़ती है, ऐसे कोई बात नहीं है। और कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन जी के नेतृत्व में, गहलोत साहब, सीपी जोशी साहब, सब लोग हम काम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और बीजेपी को मुगालते में रहने दो। अच्छा। इससे आने वाले समय में जो आने वाला चुनाव है नवंबर में, उसमें कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से आएगी। ठीक है। शंकर सिंह राजपुरोहित जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी बहुत ज्यादा ना नरेंद्र मोदी पर रिलाय करने लगी है, उन्हीं पर निर्भर हो गई है। वो नहीं आते तो आपके लिए कुछ अच्छी खबरें भी नहीं आती। गुजरात में भी नरेंद्र मोदी जब एंटर हुए, उसी के बाद ही आप लोग फाइट मार पाए और जीते। ऐसा नहीं, पार्टी में देखिए नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं, वो देश के नेता हैं, इसलिए उनको कहीं भी चुनाव में जाना है, स्टेट के चुनाव में जाना है। हाँ। वो आए नहीं आए ऐसा विषय नहीं है। हाँ। उनको जाना है, ये हमारे स्टार प्रचारकों में है। हाँ। और वो जाएंगे। ठीक। उनका एडवांटेज निश्चित रूप से मिल रहा है। देखिए, आज देश के स्वाभिमान को लौटाने वाला एक बहुत मजबूत लीडर पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मिला है, तो हिंदुस्तान। लेकिन इसके बाद भी उपचुनावों में आपको बचा नहीं पाए। कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट, 10 एक्सपेरिमेंट करते नहीं। उपचुनाव देखिए, चुनाव में कबड्डी खेलेंगे, एक जीतेगा एक हारेगा। हाँ। हमने हमारी दृढ़ता से चुनाव लड़ा है। हाँ। हार के विश्लेषण हम कर रहे हैं। उन कमियों जो कमियां हमारी रही, उन कमियों को पूरा करेंगे। अच्छा। और ये तो हमारे लिए निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की जो नीरसता हम समझ नहीं पाए थे, और वो नीरस हमारी कहीं कहीं कमी रही होगी, उसको सुधारेंगे हम। अच्छा, मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, कार्यकर्ता निराश थे, हो सकता है आरएसएस एक्टिव नहीं था। नहीं, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं कार्यकर्ताओं की नीरसता को, कार्यकर्ताओं की कहीं न कहीं नीरसता को हम समझ नहीं पाए। हाँ। जो हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, कार्यकर्ता नीरस क्यों हुए? हमारे पास समय है। कार्यकर्ता नीरस क्यों हुए? ये तो एक अलार्म बजी है हमारे लिए।
सर देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत नीरस होके तो नहीं कर सकते आप। एक तो कांग्रेस मुक्त भारत ही, ये मेरे को ऐसा लगता है ऐसा सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। आज हम आप अपने लक्ष्य को इतना दूर दूर का क्यों निर्धारित करते हैं कि कार्यकर्ता नीरस हो जाए? नहीं, हम लक्ष्य को दूर तक, ऐसा है ना, लक्ष्य हमेशा अंतिम होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कार्यकर्ताओं की नीरसता को हमने पहचाना है और हम ठीक करेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आत्मस्वीकारोक्ति है। शंकर सिंह जी, ओम सैनी जी, मैं दोबारा आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जब शंकर सिंह राजपुरोहित ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता नीरस हुए थे, जिसका मतलब है कि उनको ये लगने लगा था कि पार्टी में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जाहिर तौर पर फिर ऐसे में अगर हम देखें तो उपचुनावों के जो नतीजे थे वो कम से कम भी नहीं तो 15 मंत्रियों की और बाकी विधायकों के मिला जुलाकर 15 मंत्रियों और 14 विधायकों की शिकस्त थी। अब कार्यकर्ताओं को मैसेज जा चुका है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर सर जो मैंने रीड किया, जो मैं यहां रखना चाहता हूं, वो ये है कि उपचुनावों के नतीजों के बाद कुछ राजपूत लोगों के जो रिएक्शंस थे उसमें एक संतुष्टि का भाव था। ऐसा लगा कि जैसे हमने गुस्सा निकाल लिया है, अब देखा जाएगा। पूरे प्रदेश को भी एकाएक बजट से उम्मीदें हो गई, जबकि अगर यह मान लिया था कि उपचुनावों के नतीजों के बाद अब बीजेपी का जाना तय है तो बहुत ज्यादा उम्मीद जनता लगाती नहीं, कुछ दिनों का इंतजार करती। इसका मतलब है कि बाउंस बैक की गुंजाइश तो है, मुकाबला होगा, मुकाबला बाकी है अभी। देखिए, मुकाबले में तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन बहुत सारी गलतियां जिनको कि भारतीय जनता पार्टी रियलाइज कर रही है। जैसे मुझे याद है कि मोदी जी ने कहा था, अमित शाह ने कहा था कि इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाना है, फिर परिवर्तन किया कि नहीं, कांग्रेस की प्रवृत्तियों से मुक्त करना है। तो ये सब रियलाइजेशन तो है। लेकिन इसी तरीके से राजस्थान में जो प्रोमिसेस भारतीय जनता पार्टी ने शासन में आने के साथ में किए थे, जैसे नौकरियों का सिलसिला है, जो बेरोजगारों के लिए अपने आप में, किसानों की जो अपनी परेशानियां थी, उनके जो कुछ होना चाहिए था वो हुआ नहीं। और आखिरी साल में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जिस फ्लैगशिप योजनाएं की थी, उनको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक वैसा ही मुझे नजर आ रहा है कि इनकी आत्मसंतुष्टि का सिलसिला भले ही हो, लेकिन लोगों ने समझ लिया कि जिस तरीके के झांसे केंद्र सरकार के माध्यम से मिलते रहे, वसुंधरा जी के माध्यम से भी वैसे मिले। वसुंधरा जी पे बड़ा यकीन था लोगों को, इसीलिए 163 सीटें राजस्थान में दी, जो मेरा ख्याल है कि लोकसभा की 282 सीटों से बहुत ज्यादा है। 200 सीटों में से 163 सीटें मिलना, तो वसुंधरा जी को उसमें तो यकीन था। लेकिन साथ साथ में ये रियलाइज हुआ कि जैसे केंद्र सरकार निष्फल रही है, उसी तरीके से राजस्थान की सरकार भी कमजोर पड़ी है और वो लोगों तक। लेकिन सर, मुझे नहीं लग रहा कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई बहुत ज्यादा खास अंतर आया होगा। अगर लोकप्रियता में अंतर आया है तो वो प्रदेश के चेहरे पर, क्योंकि उपचुनावों के नतीजे प्रदेश सरकार के खिलाफ थे, न कि सेंटर के खिलाफ। 40 लाख जेपी 40 लाख लोगों ने वोट किया, इसमें पार्टिसिपेट किया, और सबसे ज्यादा परेशानी उनको उसी से हुई जो आपके नोटबंदी का सिलसिला था, आपके साथ में जो सर्जिकल स्ट्राइक का सिलसिला था, जिनसे लेकर के लोग आहत थे, किसानों की जो समस्या थी जिनका कोई हल नहीं निकाल सके, इन सब चीज़ों का प्रभाव राजस्थान की इस पर भी पड़ा। राजस्थान की सरकार की गलती ये हो गई कि वो टोटली नरेंद्र मोदी के रास्ते पे चल निकली, वरना वसुंधरा जी स्वतंत्र रूप से जैसे राजस्थान को चला रही थी, मैं समझता हूं कि अगर उस तरीके से चलाती रहती और अपना व्यक्तित्व बना के रखती, अगर साइकोफ्रंट नहीं बनती केंद्र सरकार की उस तरीके से, तो शायद ये स्थितियां राजस्थान में नहीं होती। ठीक है, आपने नोटबंदी की बात की तो उस पर मैं ये कहना चाहूंगा, राकेश पारीक जी, मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। बहुत ज्यादा क्लियर स्टैंड अब तक मैं नहीं समझ पाया हूं कि नोटबंदी या जीएसटी पे कांग्रेस का रहा क्या। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के मुद्दों को एज इट इज तो प्रस्तुत कर नहीं पाते। देखिए, सारे मुद्दों पे, चाहे किसानों की आत्महत्या का मुद्दा हो, सचिन पायलट साहब ने 12 से झालावाड़ तक पदयात्रा की, ठीक है, हर मुद्दे पे कांग्रेस आक्रामक है। और आज नरेंद्र मोदी जी को और वसुंधरा जी को राजस्थान की जनता गंभीरता से नहीं ले रही है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि आपको भी गंभीरता से क्यों लेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए, आपके पास बहुत अच्छा मौका था हाल के दिनों में बेरोजगारी पर बोलना, लेकिन आपने पकड़ लिया पकोड़ा। आप समझ रहे, नोटबंदी पर आप लोगों ने उस समय यह कहा कि नोटबंदी सही कदम है, बस इसका इंप्लीमेंटेशन किसी और तरीके से होना चाहिए था, लेकिन उसके 1 साल बाद आप काला दिवस मनाने लगे। देखिए, आप सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अभी जो सैनी साहब ने बोले, अरे राकेश जी सुनिए तो सही, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। आपने नोटबंदी जब आई, आप लोगों ने क्या कहा कि नोटबंदी अच्छा कदम है, इंप्लीमेंटेशन किसी और तरीके से होना चाहिए था। 1 साल बाद आपने कहा काला दिवस है। जीएसटी पे आपने कहा कि इंप्लीमेंटेशन 2-3 महीने रुक जाना चाहिए था, सही है, फिर आपने कहा कि नहीं जीएसटी गलत है।
आज आप पकोड़े की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पर हल्ला मचा देते। ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखिए, ये सब चीजें तो आप लोगों की बनाई हुई है, इनको चलने दो। सर हमारी बनाई हुई है, बयान आपके नेता देते और हमारी बनाई हुई हो गई विधानसभा में, और 22 विधानसभा मीडिया क्या बनाए हुए, उसमें से 20 में आप अगर मीडिया बना सकता होता तो सर एक तीसरी पार्टी का गठन करता, और फिर हम देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं या किसी और पार्टी की तरफ, लेकिन उसकी गुंजाइश तो नहीं है ना राजस्थान में। सर नोटा को भी तो वोट पड़े हैं ना सर, ऐसा तो नहीं है कि नोटा को नहीं पड़े होंगे। इनको गंभीरता से हम ले ही नहीं रहे। राजस्थान की जनता मोदी साहब और वसुंधरा जी को गंभीरता से ले ही नहीं रही है, और राजस्थान के नेता, कांग्रेस पार्टी के वर्कर, सब लोग मिलके किसानों की, मजदूरों की, जीएसटी से परेशान हो, चाहे बेरोजगारी से परेशान हो, हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और आने वाले समय में और मजबूती से उग्र। ठीक है, मैं और मजबूती पर ओम सैनी जी आपसे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले शंकर सिंह जी मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए इतना तो तय है, अब तक आपको फाइट नहीं मिल रही थी, लेकिन गुजरात चुनावों से जो फाइट मिलना चालू हुई है उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड दिखते ही नहीं है। देखिए फाइट मिल रही है, हम कोई शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझते। जब मैदान में उतरे हैं तो सामने वाले को भी मजबूत समझ के हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं हम हल्के में लेंगे, और हल्के में हमने पहले भी नहीं लिया है, आज भी नहीं लेंगे, कल भी नहीं लेंगे। नहीं सर आपने लिया है, हमने हमारी विचारधारा, आपने गुजरात में कह दिया था, अमित शाह ने कह दिया था 150 लाएंगे, आप ये मानने को तैयार नहीं थे कि कांग्रेस का रथ आगे बढ़ रहा है। नहीं, देखिए लक्ष्य तो हमेशा बड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन हमको अंदर से बिल्कुल सर, लेकिन वास्तविक तो रखना पड़ेगा ना सर, के आसपास रहेंगे, लेकिन लक्ष्य हमेशा रखना पड़ता है। अंडर करंट पहचानना पड़ेगा, वास्तविक के आसपास रखना पड़ेगा। ऐसा है, लक्ष्य तो रखना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं एक चीज बताऊं, हाँ। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हमने जो इन 3 सीटों में निश्चित रूप से हमारी हार हुई है और जनता का जनादेश स्वीकार है। अब इसमें जो कमी रही है ना, इस कमियों को हम तुरंत, मैं आज इस बार जो बजट दिया है मुख्यमंत्री जी ने, निश्चित रूप से जितनी तारीफ करो उतनी कम है, सभी पक्षों को उन्होंने छुआ है। अब उसके अंदर भी नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं छुआ वो तो प्रदर्शन कर रहे हैं ना जी, जनता में लाने के लिए एक्सपेरिमेंट। आपके विधानसभा के बाहर आज प्रदर्शन हुआ है, नहीं प्रदर्शन आपको अंदर पता तो चला होगा, उसको फेस करेंगे। प्रदर्शन तो देखो, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, हम उसका जवाब देंगे। अब एक बार बताओ आज मैं एक चीज कहता हूं, सर देखिए आप कह रहे थे कार्यकर्ता नीरस हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन था? आप खुद थे ना। आप आईना कब देखेंगे? आपने अलवर में जसवंत यादव को टिकट दिया, उनकी छवि अच्छी नहीं थी, पार्टी के विधायक भी नाराज थे, ये बात आप समझ ही नहीं पाए। ये कांग्रेस को बेनिफिट ये मिल रहा है कि अब आप ऐसे हो चुके हैं, हम इसको सुधारेंगे ना जी, हम इसको सुधारेंगे। हमने ये कहा है, हमको सुधारने के लिए समय मिला है। ओम सैनी जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। अब आज मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पास इस समय इतने मौके आए जिसको वो पूरी तरह से भुना नहीं पाई। मैंने कुछ देर पहले ये सवाल राकेश पारीख जी से किया था और मैं अपनी बात पर अभी भी स्टैंड करता हूं कि वो उस तरीके से लोगों के मुद्दे को नहीं उठा पा रही जिस तरीके से लोगों को उम्मीद है। ऐसे में गुंजाइश ये बनती कि लोग सच में विकल्प के रूप में इन्हीं के पास आएंगे। देखिए मोटी मोटी बातें जब सामने आती हैं तो उसके लिए ज़्यादा कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था राजस्थान में 15 लाख लोगों को नौकरी देने का, बिल्कुल नौकरी दे पाए 1,78,000 लोगों को सिर्फ। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि रिफाइनरी जो गड़बड़ हुई है और हम लोग उसको बहुत बेहतर तरीके से चलाएंगे। हुआ ये कि 4 साल बाद में मुख्यमंत्री ने स्वयं बजट में स्वीकार किया है कि रिफाइनरी अगर लग गई जाएगी तो 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये बात तो प्रारंभ से हो रही है। अगर प्रारंभ से ही सब काम कर दिया होता और एक सार्वजनिक कंपनी के साथ में जिस तरीके से नेगोशिएट किया है, पूरे 4 साल बाद बात कर दी है, लोग समझ रहे हैं इस बात को और ये मान नहीं रहे। ये सबसे बड़ा गुनाह है कि जो चीज़ें साफ साफ है वो समझ में नहीं आ रही। महंगाई जिस तरीके से राजस्थान में बढ़ रही है, किसान की फसलों का जो मूल्य मिलना चाहिए वो मिला नहीं। वो सब हम लोग मीडिया में बार बार कहते रहे, इन सब बातों को हम लोग बोलते रहे हैं, लेकिन हमें तो ये माना कि ये लोग हमारे आलोचक हैं, ये बात बनी नहीं।
ये सबसे बड़ी कमजोरी। और लेकिन कांग्रेस के साथ में दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास में ऐसे स्पोक्स पर्सन नहीं है जो अपनी बातों को ठीक तरीके से बोल सकें या पूछ सके। 650 जो प्रोमिस किए थे भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में, उनमें से कितने पूरे किए? वो कुछ भी बता देते हैं, इनको मानना पड़ता है क्योंकि वो उस तरीके तो मोटी मोटी बातों पे बात की जानी चाहिए, रोजगार पे बात की जानी चाहिए, महंगाई पे बात। चलिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब बढ़त तो बना रही है, रणनीतिक तौर पर भी और जमीन पर भी। उनके कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा जरूर आई है। देखना होगा वो इसे फाइनल आने तक एज इट इज कितना रख पाते हैं और इसे नतीजों में कितना ट्रांसलेट कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट।